खालिद की आंखों में आज एक अजीब सी चमक थी। दिल में एक मीठी बेचैनी, क्योंकि आज की रात उसकी होने वाली दुल्हन अनाया उसकी बाहों में होगी। वही अनाया जो गांव के सबसे सुंदर लड़की थी। जब वो उसके बाप के पास उसका हाथ मांगने गया था तो मामला इतना आसान नहीं था। भारी महर, बड़े बड़े वादे और लंबी बैठकों के बाद जाकर कहीं रिश्ता पक्का हुआ। शादी ऐसी हुई कि पूरा गांव जैसे दुल्हे की बारात के रंगों से जगमगा उठा। लंबे थकाऊ दिन के बाद जब सब रस्में पूरी हो गईं, खालिद अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसके सीने में धड़कनें तेज हो गईं। उसकी दुल्हन उसका इंतजार कर रही थी। दुल्हन पलंग पर बैठी थी, घूंघट से पूरा चेहरा ढका हुआ। खालिद का दिल धक धक कर रहा था। वो धीरे से पास आया और बेहद नरम आवाज में बोला, आखिरकार मेरी अनाया। उसने कांपते हाथों से घूंघट उठाया और उसका सांस गले में अटक गया। ये चेहरा अनाया का नहीं था। हाँ, सामने एक लड़की थी, पर वो अनाया जैसी नाजुक, पतली, चांद सी लड़की नहीं, बल्कि कोई और, ज्यादा भारी जिस्म वाली, बिल्कुल अनजान। खालिद 2 कदम पीछे हट गया, जैसे किसी ने सीने पर तीर मार दिया हो। गुस्से में उसकी आवाज गूंज उठी, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों से मोतियों जैसे आंसू गिर रहे थे। कांपती आवाज में वो बोली, मैं नाजिया हूं, अनाया की बड़ी बहन। खालिद का गुस्सा भड़क उठा। अनाया कहाँ है? मैंने उसका हाथ मांगा था। तुम सबने मेरे साथ धोखा किया है। नाजिया की आवाज टूट रही थी। कृपया मेरी बात सुनिए। धोखा सिर्फ आपको नहीं मिला, मुझे भी मिला है। खालिद गरजा, साफ साफ कहो। नाजिया ने ऐसे बोलना शुरू किया जैसे दिल में ढसा कोई कांटा निकाल रही हो। अनाया किसी और से मोहब्बत करती है, एक गरीब लड़का जिसके पास इज्जत के अलावा देने को कुछ नहीं था। जब आप दौलत और रुतबे के साथ आए तो हमारे पिता को यह सौदा फायदेमंद लगा। अनाया ने इनकार किया, कहा वो मर जाएगी मगर आपके साथ निकाह नहीं करेगी। लेकिन किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। शादी से 1 दिन पहले वो भाग गई अपने महबूब के साथ। एक खत छोड़ गई कि वो कभी वापस नहीं आएगी। खालिद को लगा जैसे जमीन उसके पांव से खिसक गई हो। वो सिर्फ धोखे का शिकार नहीं हुआ था, उसने उस निकाह की कीमत चुकाई जिसकी दुल्हन ही गायब थी। और तुम? उसने गुस्से में पूछा। तुमने क्यों हामी भरी? नाजिया के आंसू तेज हो गए। क्योंकि मैं भी कैद थी, उसने टूटती आवाज में कहा। पिता ने कहा, तुम बड़ी हो, मोटी हो, तुम्हें कौन मांगेगा? ये हमारे खानदान का आखिरी मौका है। उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं अनाया का लिबास पहनूं, उसकी जगह बैठूं और चुप रहूं। नाजिया ने सीधे उसकी आंखों में देखा। आंखों में विनती, डर और मोहब्बत की आखिरी उम्मीद थी। मैं जानती हूं, मैं वो नहीं जिसे आप चाहते थे, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर आपने मुझे वापस भेज दिया तो वो मुझे मार डालेंगे। मेरी इज्जत बचा लीजिए, अल्लाह आपको इसका सिला देगा। मैं आपकी बीवी नहीं, आपकी खादिमा बनकर रह लूंगी। बस मुझे पनाह दे दीजिए। कमरा खामोश हो गया। खालिद पत्थर की तरह खड़ा रहा। फिर उसकी आवाज़ आई, तेज़, सख्त, तुम्हारी बात मैंने सुन ली है। आज रात तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी, लेकिन खुश मत होना। समझ लो मैंने ये तुम्हारी खातिर नहीं किया, ये सब मैंने सिर्फ अपने लिए किया है। खालिद की आवाज़ ठंडी थी, जैसे बर्फ़ का टुकड़ा किसी की रूह में उतार दिया गया हो। मैं पूरे गांव को ये तमाशा देखने नहीं दूंगा कि शादी की रात खालिद को कैसे धोखा मिला। मैं किसी की हंसी का मजाक नहीं बनूंगा, वो नाजिया की तरफ देखे बिना बोला। तुमने कहा था नौकरानी बन जाऊंगी, तो बस वही समझो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम मेरी बीवी कहलाओगी, पर मैं तुम्हें कभी अपनी बीवी नहीं मानूंगा। सुबह की पहली किरण के साथ दरवाज़ा खुला। खालिद की मां रबाब नाश्ते की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही उसकी नज़र नाजिया पर पड़ी, उसके चेहरे पर शिकन टहर उठी। खालिद, ये अनाया नहीं है, ये तो उसकी बड़ी बहन है ना? खालिद ने तुरंत बात संभाल ली, आवाज़ में फौलाद जैसा सुकून। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये अनाया नहीं, ये नाजिया है, और ये वही लड़की है जिसे मैंने अपने लिए चुना है। उसने नाजिया के कंधे पर हाथ रखा और बोला, हमने अनाया का रिश्ता मांगा था, मगर मुझे मालूम हुआ कि वो अभी काबिल नहीं। मुझे एक समझदार, सलीकेदार औरत चाहिए थी, और मुझे वो नाजिया में मिली। हमने बुजुर्गों की रजामंदी से ये फैसला किया। खालिद ने धोखे को फैसला बना दिया और खुद को धोखा खाया हुआ नहीं बल्कि दूरंदेशी इंसान साबित कर दिया। रबाब ने लंबी सांस ली। अच्छा किया मेरे बेटे, अकल मर्द का असली गहना है, हुस्न तो हवा की तरह बदलता है। वो चली गई
खालिद भी दरवाजे तक गया, मगर जाने से पहले उसके लहजे में एक खामोश तलवार थी। गलत फहमी में मत रहना, मैंने ये सब तुम्हारी वजह से नहीं किया। मैंने अपना नाम बचाया है उस बदनामी से जो तुम लेकर आई हो। इस घर में रहोगी मगर एक नौकरानी की तरह, समझौते की बीवी नहीं। कमरा खाली हुआ, वो बाहर निकली। आंगन में रबाब खड़ी थी, चेहरा मुस्कान से खाली, आंखें चाकू जैसी नुकीली। तो तुम हो समझदार लड़की, लहजा तंज से लिपटा हुआ। अच्छा सुनो, आज चाचा और मौसी तुम्हें देखने आएंगे। किसी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। रसोई की तरफ इशारा। खाना, सफाई और बैठक की साज सज्जा सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है। नाजिया के होंठ कांपे। ये उसकी शादी की पहली सुबह थी, जिस सुबह दुल्हन दुल्हन होती है। लेकिन वो समझ गई, रबाब ने कहानी नहीं मानी थी, वो बदला ले रही थी। रसोई में कदम रखते ही उसे अपना पुराना घर याद आया, जहां वो कभी काम के लिए हाथ नहीं उठाती थी, लेकिन आज उसके हाथ ही थे और मजबूरी भी। उसने चाकू उठाया, हाथ कांप रहे थे, प्यास की परतें गिर रही थीं, आंसू साथ बहते जा रहे थे। रबाब की आवाज तीर की तरह चली। इस तरह चाकू पकड़ती हैं दुल्हनें, या फिर ये भी कोई नाटक है ताकि काम से बच सको? नाजिया घबरा गई, फिर आटा गूंथने लगी। पानी ज्यादा डाल दिया, आटा चिपचिपा हो गया, और जब आटा मिलाया तो पत्थर जैसा सख्त। रबाब हंस पड़ी। लाहौल विला कुवत, यही है समझदार औरत, जिसे रोटी बनाना भी नहीं आता। वो करीब झुकी, आवाज धीमी मगर जहरीली। तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, सिवाय इसके कि अच्छी अदाकारी से दूल्हा फंसाया जाए। नाजिया ने सिर्फ सुना, चुप रहकर, टूट कर, क्योंकि उसके पास बोलने का हक नहीं, बस सहन करने का कर्ज था। रबाब ने उसे झड़कते हुए पीछे धकेला। हटो रास्ते से, मैं खुद कर लूंगी। तुम जाओ और बैठक साफ कर दो। उस काम में तो दिमाग की जरूरत भी नहीं पड़ती। नाजिया कांपती हुई रसोई से निकल गई। दोपहर ढलते ढलते मेहमान आने शुरू हो गए। नाजिया धीरे धीरे कॉफी की ट्रे उठाकर कमरे में दाखिल हुई। उसके कदम कांप रहे थे, सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। फुसफुसाहटें हवा में तीरों की तरह चलने लगीं। ये वही है, सुना था खालिद तो उसकी खूबसूरती पर मरता है, ये तो उसकी मोटी बहन है। और फिर जरा खालिद की मौसी, जिसकी जबान झुर्री से भी तेज थी, ने सबके सामने ताना मारा। अच्छा दुल्हन जी आ गई? खालिद बेटा, हमने तो सुना था तुमने नाजुक सी लड़की पसंद की है, ये क्या पूरा पेड़ घर ले आए? कमरे में दबकर हंसी छूट गई। खालिद ने बेहद शांति से कहा, मौसी, पतली डाल तो हल्की सी हवा से टूट जाती है, लेकिन पेड़ वो जड़ों से मजबूत होता है, छाया भी देता है और फल भी। कमरा एक पल के लिए थम गया। सब हैरान रह गए, यहां तक कि रबाब भी अपने बेटे की तरफ हैरत से देखने लगी। नाजिया के भीतर कुछ पिघला, एक अजीब सी गर्माहट। शाम ढलते ही मेहमान चले गए और घर पर सन्नाटा फैल गया। जब नाजिया रसोई में सफाई के लिए दाखिल हुई, रबाब पहले से ही वहां खड़ी थी, ठंडी, कठोर और इंतजार करती हुई। उसने ताना कसा, वाह, फलदार पेड़ मुबारक हो, तुमने मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ खड़ा कर दिया। और फिर आदेशों की लंबी सूची शुरू हुई। कल से मुर्गे से पहले उठना, दूर वाले कुएं से पानी लाना, घर का कुआं तुम्हें नहीं छूना, आटा गूंथना, जानवरों के बाड़े की सफाई, नदी पर कपड़े धोना, सब तुम्हारा काम। मेरे पोते पोतियों की परवरिश कोई आलसी औरत नहीं करेगी। नाजिया ने सिर झुकाकर सब सुना। ये काम तो 10 आदमियों के बराबर था। उसने बमुश्किल फुसफुसाया, जी समझ गई। उसे पता था अपने पिता के झूठ, बहन के भागने और एक ऐसे पति के अहंकार की कीमत उसे ही चुकानी पड़ेगी। उस रात उसने स्टोर रूम में नींद काटी। ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक उतर रही थी। वो घुटनों को सीने से लगाकर बैठी रही, खामोश, अकेली। अगला दिन उसके इम्तिहान की शुरुआत थी। दूर वाले कुएं से पानी ढूंढना, भारी मटकियां, कीचड़ भरा रास्ता, उसके नाजुक हाथों में छाले, जानवरों का बाड़ा, यानी जानबूझ कर दिया गया अपमान। नदी तक आधा घंटा पैदल चलकर कपड़े धोना, बर्फ जैसा पानी और कांपती हुई उंगलियां। ऊपर की बालकनी से खालिद सब देख रहा था। उसने उसे लड़खड़ाते हुए देखा, उसके फटे हुए हाथ, और मन में हल्की सी टीस उठी। वो जानता था उसकी मां कठोर है, लेकिन ये तो खुला बदला था। उसने दिल को ठंडा किया, यही हकदार है। लेकिन फिर भी उसकी थकी हुई चाल, खून से भरे हाथों की तस्वीर उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। रबाब उसे गिराना चाहती थी, पर वो अनजाने में उसे तराश रही थी। नाजिया का भारी बदन पिघलने लगा। सख्त मेहनत, कम खाना, सब कुछ बदल रहा था। उसके पुराने कपड़े ढीले पड़ गए, उसकी चाल हल्की होने लगी। खालिद अब उसे अनदेखा नहीं कर पाता था।
वो उसे अलग नज़र से देखने लगा। वो उसे अक्सर कोने में बैठकर बचा खुचा खाना खाते देखता, चुपचाप बिना शिकायत। एक दिन वो खेत से जल्दी लौटा। बाड़े के पास उसकी नज़र उस पर पड़ी। वो सूखी घास पर बैठी थी, चेहरा धूप में फीका, हाथों में सूखी रोटी का छोटा सा टुकड़ा। वही उसका रात का खाना था। उसके सामने एक छोटी सी दुबली बिल्ली कांप रही थी। नाजिया ने अपनी सूखी रोटी को पानी में भिगोया, उसे 2 हिस्सों में तोड़ा, बड़ा हिस्सा बिल्ली के आगे रख दिया और खुद सिर्फ छोटे टुकड़ों से पेट भरने की कोशिश की। खालिद दूर खड़ा ये सब देख रहा था, पूरी तरह जड़। जिस औरत के साथ घर में जानवरों जैसा बर्ताव होता था, जो दिन रात पत्थर की तरह काम करती थी, जो खुद मुश्किल से खाती थी, वही औरत अपनी भूख से ज्यादा एक भूखी बिल्ली की तकलीफ महसूस कर रही थी। उसके सीने में कुछ तेज सा चुभा। ये गुस्सा नहीं था, ये शर्म थी। उसी शाम रबाब रसोई में चीख रही थी कि आटा जल्दी खत्म हो रहा है। इस कोलाहल के बीच कई हफ्तों बाद पहली बार नाजिया की धीमी दबी हुई आवाज सुनाई दी। माँ जी, अगर हम मजदूरों की रोटी के लिए सफ़ेद आटे में थोड़ा जौ मिला दें तो रोटी ज़्यादा पेट भरेगी और हमारा आधा गेहूं बच जाएगा। रबाब ने ऐसे देखा जैसे किसी भिखारी ने हुक्म दे दिया हो। कब से तुम भंडार के काम समझने लगी? चुप रहो और आटा गूंथो। लेकिन तभी खालिद की आवाज़ आई, सख्त, साफ और निर्णायक। रुको माँ। उसने नाजिया को एक अनोखी नज़र से देखा, फिर बोला, वो ठीक कह रही है। जौ सस्ता है और पेट भी ज़्यादा भरता है। कल से ऐसा ही होगा। ये पहली बार था कि किसी ने उसके विचार को सुना था और उस पर यकीन भी किया था। रबाब के चेहरे पर नफ़रत की एक नई लकीर उभर आई। नाजिया पहली बार किसी बात में जीत गई थी और ये रबाब को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगली सुबह रबाब ने उसे घर से जितना दूर भेज सके भेजने का फैसला किया। ऊंचे गांव में आज बाजार है, वो ठंडी आवाज में बोली। ये पनीर ले जाओ, बेचो और इस सूची के सामान लेकर आना। पैदल जाना, घोड़ा तुम्हारे लिए नहीं है। ऊंचे पहाड़ तक 3 घंटे की चढ़ाई थी। भारी टोकरी उठाकर नाजिया चुपचाप निकल गई। उसी दिन खालिद भी घोड़ों के सौदे के लिए उसी इलाके के पास था। दोपहर में लौटते हुए धूप से थका हुआ उसने छोटा रास्ता पकड़ लिया। दूर एक अकेली परछाई बहुत धीरे धीरे चल रही थी, जैसे उसके पांव बोझ से खिंच रही हों। वो करीब पहुंचा। वो नाजिया थी। वापस लौटते हुए उसकी टोकरी अब और भारी थी। बीज, दवाइयाँ, घर का सामान। पसीने से उसका दुपट्टा थोड़ा पीछे खिसक गया था और उसके बाल हवा में हल्के से उड़ रहे थे। खालिद अचानक रुक गया, जैसे उसने उसे कभी देखा ही ना हो। ये वो मोटी बोझिल लड़की नहीं थी जिसे उसने शादी की रात ठुकरा दिया था। ये वो थकी हुई नौकरानी भी नहीं थी जिसे उसकी माँ रोज अपमानित करती थी। ये एक औरत थी, दर्द और मेहनत ने जिसे कठोर पत्थर की तरह तराशा था। उसका चेहरा अब साफ था, गाल की हड्डियां उभरी हुई थीं, आंखें बड़ी, नम और गहरी, एक अलग ही तरह की खूबसूरती से भरी हुई। नाजिया ने उसे देखा और तुरंत सिर झुका लिया, जैसे वो उसके अगले अपमान के लिए खुद को तैयार कर रही हो। लेकिन खालिद ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसे देखता रहा और उस नज़र में ना गुस्सा था ना तिरस्कार। वो घोड़े से उतरा, धीमे लगभग कांपते हाथों से उसके हाथ से भारी टोकरी ली, उसे अपने घोड़े पर रखा और फिर अपनी भरी हुई आवाज़ में, जो शायद उसने खुद भी पहली बार सुनी, मेरे आगे चलो, घोड़ा तुम्हारा बोझ उठाएगा। उसने उसे घोड़े पर बैठने को नहीं कहा क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा होता, लेकिन उसका बोझ उठा लिया। नाजिया आगे आगे और खालिद पीछे घोड़ा पकड़कर उसके साथ चलता रहा। घर की दहलीज पर शाम ढल रही थी। आंगन में रबाब खड़ी इंतजार कर रही थी और जैसे ही उसने ये दृश्य देखा, उसका चेहरा तमतमा उठा। खालिद पैदल आ रहा था। घोड़े पर नाजिया की भारी टोकरी थी और नाजिया पहली बार खाली हाथ घर में दाखिल हो रही थी। रबाब ऐसे उछली जैसे किसी ने उस पर गर्म पानी फेंक दिया हो। आओ राजकुमारी, वो जहरीली हंसी हंसी। रास्ता थका तो नहीं? यात्रा आरामदायक रही? नाजिया ने सिर झुका लिया। रबाब ने वार जारी रखा। लगता है अब तुम्हारे लिए सामान उठाना मुश्किल हो गया। कल शायद हमें तुम्हें अपनी पीठ पर लाना पड़े। तभी खालिद ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, सामान मेरा था और घोड़ा भी मेरा है। मैंने अपना सामान अपने घोड़े पर रखा, इसमें मसला क्या है? रबाब ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि खालिद ने पहली बार हल्की सी कड़ाई से कहा, वो 6 घंटे धूप में चली है, मेरी जमीन के लिए बीज और मेरे घर के लिए खाना लाने के लिए। कम से कम उसका बोझ घोड़ा उठा ले, वो नहीं। रबाब पत्थर बनकर रह गई, लेकिन उससे भी ज्यादा नाजिया हैरान थी।
ये पहला मौका था जब खालिद ने उसे किसी तरह की इज्जत दी थी, और ये झूठ नहीं, वो सच में उसकी मेहनत का बचाव कर रहा था। खालिद ने उसकी तरफ देखा। सामान रसोई में रख दो। फिर वो अपनी माँ की तरफ मुड़ा। उसने आज बहुत काम किया है, उसे आराम करने दो। ये शब्द रबाब के लिए थप्पड़ से भी ज्यादा दर्दनाक थे। अगली सुबह रबाब का गुस्सा अब एक मीठी जहरीली चाल में बदल चुका था। वो अजीब तरह से शांत थी। आज तुम दूर वाले कुएं पर मत जाना, उसने मुलायम आवाज में कहा। ना लकड़ी लाने की जरूरत है। नाजिया हैरान थी। शुक्रिया माँ जी, रबाब ने नकली कांपती आवाज में कहा। अरे नहीं, खालिद ने मुझ पर हुक्म चलाया है कि तुम आराम करो। मैं अपने बेटे को नाराज नहीं कर सकती। तुम अब मेम साहब हो, आराम करो, मैं तुम दोनों की सेवा करूंगी। उसकी मुस्कान चमकती थी, लेकिन आंखों में आग थी। कुछ दिन बाद खालिद ने रात के खाने की बड़ी जिम्मेदारी नाजिया को दी। उसने एक बड़ा फायदेमंद सौदा किया था और व्यापारियों को खाने पर बुलाया था। नाजिया का दिल धड़क उठा। वो स्टोर रूम भागी और जम गई। भंडार लगभग खाली था। रबाब ने जानबूझकर सब कुछ खत्म कर दिया था। मांस, ना अच्छा चावल, ना बढ़िया मसाले, सिर्फ जौ, मसूर, कुछ मुरझाई सब्जियां और पनीर का एक सख्त टुकड़ा। ये व्यापारियों का खाना नहीं था, ये तो किसी गरीब का दुख भरा दोपहर का भोजन था। नाजिया की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन फिर उसकी नज़र जौ के बोरे पर पड़ी और उसके दिमाग में एक चिंगारी जली। मुझे कुछ बेहतरीन बनाना होगा, चाहे जो हो। वो फौरन काम में जुट गई। उसका जादू शुरू हुआ। 1. मसाले। बगीचे से पुदीना, रोजमेरी और जंगली अजवाइन के ताज़ा पत्ते तोड़े। 2. सूप। मसूर को धोकर एक मुरझाई प्याज के साथ चूल्हे पर रखा। धीमी आंच पर महक फैलने लगी। 3. रोटी। बचा हुआ थोड़ा सफ़ेद आटा, उसमें सख्त पनीर कद्दूकस करके मिलाया, जंगली अजवाइन डाली, एक खुशबूदार शाही ब्रेड तैयार करने लगी। 4. मुख्य व्यंजन। जौ को सब्जियों के साथ धीमे धीमे पकाया, जड़ी बूटियां और थोड़ा तेल मिलाया, और ये जौ अब जौ नहीं रहा, ये एक मलाईदार सुगंध से भरी रिसोटो जैसी शानदार डिश बन गया। खालिद अपने मेहमानों को लेकर आंगन में दाखिल हुआ। रबाब वहां चारपाई पर बैठी थी। उसने ठंडे लहजे में पूछा, वो कहाँ है? रबाब ने बनावटी सुकून से कहा, सोई में है, इंतजाम कर रही है। व्यापारी आकर बैठ गए। कमरा भारी खामोशी से भरा हुआ था। और फिर नाजिया अंदर आई। उसने पहली ट्रे रखी, मसूर का सूप, जिससे धुआं उठ रहा था और खुशबू हवा में फैल रही। नाजिया ने धीमी सधी हुई आवाज में कहा, यह गर्माहट का सूप है, थकान दूर कर देगा। फिर उसने एक और ट्रे रखी, बिल्कुल ताज़ा, हल्की कुरकुरी ब्रेड, जिसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर और जंगली अजवाइन मिली थी। आखिर में उसने मुख्य डिश रखी, जौ का एक मलाईदार, सुगंध से भरा कटोरा, ऊपर ताज़े पुदीने के पत्ते रखे हुए। कमरा सन्नाटे में था। व्यापारी, जिन्हें भारी भरकम भुने हुए मांस की आदत थी, इस साधारण से भोजन को देखकर हैरान थे। खालिद के माथे पर ठंडा पसीना उतर आया। वो बुरी तरह घबरा रहा था। बूढ़े व्यापारी ने चम्मच उठाया, सूप को धीरे से हिलाया, सूंघा और मुंह में रखा। 1 पल, 2 पल, फिर उसने आंखें बंद कर ली और फिर भारी आवाज में बोला, या अल्लाह। उसने दूसरा चम्मच लिया, फिर तीसरा। ये मसूर नहीं, ये पिघला हुआ सोना है। ये रेशम जैसा मुलायम है और इसका स्वाद मुझे अपने बचपन के घर की याद दिलाता है। बाकी व्यापारियों ने राहत की सांस ली और उत्साह से खाने लगे। फिर ब्रेड की बारी आई। वो इतनी हल्की और खुशबूदार थी कि बूढ़ा व्यापारी खड़ा हो गया, और वो किसी के लिए खड़ा नहीं होता था। उसने नाजिया की तरफ देखा। ओ मेम साहब। नाजिया घबरा कर सिर उठा पाई। मुझे नहीं पता तुम्हारे पति तुम्हें कहाँ से लाए, लेकिन वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी है। फिर उसने खालिद की तरफ मुड़कर कहा, बेटे, तेरी असली दौलत वो गेहूं नहीं जो तूने आज हमें बेचा है। तेरी दौलत ये औरत है जो मिट्टी को सोना बना सकती है और जौ को महफिल का शहंशाह बना सकती है। यही तुझे ज़मीन का सबसे अमीर आदमी बनाएगी। मेहमान हंसी और दुआओं के साथ चले गए। खालिद बीच कमरे में खड़ा रहा, खाली प्लेटों को घूरते हुए। रबाब दरवाजे पर मूर्ति की तरह जम गई थी। उसके चेहरे पर हार की साफ छाप थी। खालिद चुपचाप बाहर निकला, अपनी मां को नज़रअंदाज करते हुए। नाजिया उसके पीछे पीछे पहुंची। वो मुड़ा। उसकी आंखों में एक अलग ही नरमी थी। कैसे? उसकी आवाज़ धीमी और हैरानी से भरी थी। रसोई तो खाली थी, फिर तुमने इतना बेहतरीन खाना कैसे बना लिया? नाजिया ने बहती हुई हवा जैसी शांत आवाज में कहा। जो कुछ भी बचा हुआ था उसी से बना दिया। आपका घर भूखा ना रहे, बस यही चाहा।
खालिद उसे देर तक देखता रहा। ये वही औरत थी जिसे उसने मोटी कहकर नज़रअंदाज किया था, जिसे नौकरानी जैसा जीवन दिया गया था। लेकिन अब वो मेहनत से तराशी हुई पतली, मजबूत, खूबसूरत औरत थी, बाहर भी और भीतर भी। खालिद ने धीमे से अपने कमरे की तरफ इशारा किया। मैंने गलती की। उसकी आवाज़ टूट रही थी। गलती की जब मैंने सोचा कि कीमत रूप में है। गलती की जब मैं चुपचाप अन्याय देखता रहा। ये घर तुम्हारा है, ना गेस्ट रूम, ना स्टोर रूम। उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, वो बात जिसकी उम्मीद नाजिया ने कभी की भी नहीं थी। क्या तुम इस घर की मेम साहब और मेरे दिल की मेम साहब बनना स्वीकार करोगी? नाजिया ने आंखें बंद कर लीं। उसके पतले खूबसूरत चेहरे पर एक थकी हुई बट जीत से भरी मुस्कान फैल गई। यही उसकी जीत थी। कभी कभी जिसे हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुल्म समझते हैं, वही हमारा असली रूप, हमारी असली ताकत और हमारी असली जगह उजागर करने का रास्ता। तुमने क्यों हामी भरी? नाजिया के आंसू तेज हो गए। क्योंकि मैं भी कैद थी, उसने टूटती आवाज में कहा। पिता ने कहा, तुम बड़ी हो, मोटी हो, तुम्हें कौन मांगेगा? ये हमारे खानदान का आखिरी मौका है। उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं अनाया का लिबास पहनूं, उसकी जगह बैठूं और चुप रहूं। नाजिया ने सीधे उसकी आंखों में देखा। आंखों में विनती, डर और मोहब्बत की आखिरी उम्मीद थी। मैं जानती हूं, मैं वो नहीं जिसे आप चाहते थे, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर आपने मुझे वापस भेज दिया तो वो मुझे मार डालेंगे। मेरी इज्जत बचा लीजिए, अल्लाह आपको इसका सिला देगा। मैं आपकी बीवी नहीं, आपकी खादिमा बनकर रह लूँगी। बस मुझे पनाह दे दीजिए। कमरा खामोश हो गया। खालिद पत्थर की तरह खड़ा रहा। फिर उसकी आवाज़ आई, तेज़, सख्त, तुम्हारी बात मैंने सुन ली है। आज रात तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी, लेकिन खुश मत होना। समझ लो मैंने ये तुम्हारी खातिर नहीं किया, ये सब मैंने सिर्फ अपने लिए किया है। खालिद की आवाज़